8। हाँ 8 white balls, 4 green 4 and green 7 black balls. 7 black। ठीक है, टोटल कितनी बॉल हो गई? एक सेकंड रुको सर। सर 12 24। 24। 24 है ना? If one ball is drawn at random, if one ball is drawn at random, find the probability that it is not green. बहुत ही easy नॉट question। 20/27 20/24। तो ग्रीन के अलावा जो बॉल है वो काउंट कर लो। ग्रीन के अलावा कितनी बॉल है? 20 ग्रीन के अलावा जो बॉल्स है वो 5/6 ग्रीन के अलावा कितनी बॉल्स है हमारे क्वेश्चन के अंदर? 20 बॉल्स है। तो फेवरेबल केस 20 हो गए और टोटल केस 24। तो 20/24 जो है वो हमारा आंसर होगा, दैट इज 5/6। क्लियर है ये बात? बात समझे? हाँ मतलब हमारा आंसर क्या है? 20/24, दैट इज 5/6। या फिर ऐसा करो, नॉट ग्रीन का मतलब क्या होता है? 1 माइनस ग्रीन। तो आप देखें कि ग्रीन बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? 4/24। ठीक है, दैट इज 1/6। तो आपका आंसर है उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मींस वो ना होना, मतलब उस इवेंट का ना होना। उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 माइनस उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। यानी ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 6/24, दैट इज 4/24, सॉरी। 1 माइनस 4/24, 1 माइनस 1/6 हुआ, तो 5/6 आपका आंसर। ठीक है, क्लियर हुई बात मेरी? हो गई सर। एक और क्वेश्चन सुनो और उसको सॉल्व करो। सब लिखो सर, सभी लिख रहे हैं। हाँ। 3 coins are tossed simultaneously. 3 कॉइन? 3 coins are tossed simultaneously. सर एक सेकंड रुक जाओ भाई सब। 3 coins, एक क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, ये तो बड़ा इजी है। इस क्वेश्चन को ऐसे लिखो, 3 coins and 1 die. 3 coins and 1 die is tossed together. मतलब 1 die को भी फेंका और 3 coins को भी फेंक दिया। तो कुल मिला के हमने 4 चीजें फेंकी है ना। अब क्वेश्चन लिखो कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 heads and 1 6। मतलब कॉइन्स पे तो हेड आ जाए और डाई पे क्या आ जाए? 3 हेड। 1/7। गलत। देखो, कॉइन पे क्या आना चाहिए? तीनों पे हेड। और जो डाई पे क्या आना चाहिए? ओनली 6 आना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो, कर लेते हैं। वीडियो ही नहीं चल रही है आपकी तो। ध्यान से सुनना, मैंने कल एक बात बताई थी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। सर वीडियो ऑन कर लो। क्लियर थी आपको? हाँ। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कल हमने डिस्कस की थी, तो वो थ्योरम को ध्यान से समझें। देखो ऐसा है कि ना, मैंने कहा 3 कॉइन को फेंका, 1 डाई को फेंका। ठीक है, इन 4 चीजों को फेंका गया है। बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया यार, मैथ से क्या बैर है। सर कह तो रहा हूँ, मेल से चलती है ये। क्या कह रहे हैं? ईमेल आईडी साइन करनी पड़ती है। एक सेकंड में बोल देता हूँ ताकि। अच्छा, सर फिर वरुण सर ही खोल पाएंगे ना, क्योंकि होस्ट तो सर ही है। दो सगुन। सर हमारे क्लास में 2 सगुन यादव है, एक चली गई अब। कौन कौन एब्सेंट है? अक्षत आया है? अक्षत एब्सेंट है, अर्णव सर भी मैं आ गया हूँ एब्सेंट है। सर। अक्षत बोला सर सर ने। मैं आ गया, मेरे घर फोन मत कर देना। हेलो सर। अक्षत का नाम लिया सर ने। हाँ सर, मेरे नाम हटा दो, मैं आ गया। और कौन एब्सेंट है? अर्णव, अर्णव, और दिव्यांशी। दिव्यांशी,
सानिया, तन्वी। सर शायद अर्नव ने सेक्शन चेंज कर लिया है। सानिया, तन्वी सही है। और अब क्या बताऊं सर, बच्चे सेक्शन चेंज करो तो अब हमको क्या नाम याद होंगे। सेक्शन भी चेंज कर लिए क्या? वही तो, पीयूष तो ऐसे ही कह रहा है। सर हरमन भी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो देखो, 3 कॉइन्स और एक डाई को टॉस किया हमने, और हमें पूछा गया है कि कितने मतलब जो इसके अंदर जो आउटकम है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग H6। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि कॉइन्स पे तो आउटकम तीनों हेड आ जाए, ठीक है, और डाई पे जो आउटकम है वो आ जाए 6। डाई पे जो आउटकम है वो 6 आ जाए, ठीक है। पहले तो इस क्वेश्चन में बात होती है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की जब बात होगी तो हमारे जो आउटकम है ना वो देखो ये है, एक कॉइन 1 का आउटकम, एक कॉइन 2 का आउटकम, एक कॉइन 3 का आउटकम, एक डाई का आउटकम, ठीक है। कॉइन 1 का आउटकम कितने वेज में आएगा? 2। कितने वेज में आएगा? 2 वेज में आएगा ना, तो 2। कॉइन 2 का आउटकम 2 वेज 2। में। मैं बात कर रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ वेज की। टोटल नंबर ऑफ वेज जो है, टोटल नंबर ऑफ केसेस जिसकी बात करते हैं वो है इतना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 48 आ जाएगा। ये 48 जो है वो टोटल नंबर ऑफ केसेस है। अब ये 48 का मीनिंग क्या है वो समझे। 48 पता है क्या है? ऐसा है, H H H 1, H H H 2, T H T 1, T H H 2, T H H 6, H H H 6, H T H 5, ऐसे। तो इस टाइप के जो केसेस है ना, तो these 1/48। are 48 केसेस। समझ रहे हो मेरी बात को? इस टाइप के केसेस जो बनेंगे, these are 48 केसेस, ये क्लियर है, ठीक है। क्योंकि मैंने टोटल नंबर ऑफ केसेस के लिए क्या किया, कोइंस पे ये वाला जो आउटकम है ये 2 वेज में अपीयर होगा, ये 2 वेज में अपीयर होगा, ये 2 वेज में अपीयर होगा, और डाई पे जो आउटकम होता है वो 6 वेज में अपीयर होता है। तो अल्टीमेटली मैंने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कराई थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो टोटल नंबर ऑफ केसेस फाइंड आउट किए थे 48। अब फेवरेबल केस क्या है? फेवरेबल केस तो खाली एक ही है, ये रहा। तो इन 48 केसेस में हम चाह रहे हैं ये अपीयर हो। ये अपीयर होने का मतलब फेवरेबल केस दैट इज 1, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, इवेंट कौन सा? HHH6। ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/48। दिस इज द आंसर। समझे बात को? ये रही मेरी बात। ऐसा भी कर सकते हैं कि ना, फाइंड, एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट head appears on all coins, head appears on all coins and prime number appear on die। मतलब coins पे तो क्या है, तीनों पे हेड आए, और 3/48। हाँ, और बाकी जो उस पे जो है क्या आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए। तो प्राइम नंबर कौन सा? 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 5 आ जाए। तो 3 प्राइम नंबर होते हैं डाई पे, आउटकम प्राइम नंबर है ना, कौन कौन से? 2, 3 एंड 5 है ना। तो यहाँ पे तो तीनों जगह हेड ही करना है, और यहाँ पे क्या क्या करना है? यहाँ पे या तो 2 आ जाए, मतलब एक ऐसा आउटकम हो जाए, और एक ऐसा आउटकम हो जाए HHH3, और एक आउटकम आ जाए HHH5, है ना। तो ये 3 फेवरेबल केसेस हैं। तो 3 फेवरेबल केस है तो आप क्या लिखोगे? 3/48, ठीक है, 1/16 लिख सकते, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है मेरी बात? हाँ, आगे चलते हैं, कुछ और नए क्वेश्चंस देखते हैं। देखना ध्यान से, लिखवा रहा हूं मैं भी क्वेश्चन, फिर देखना।
ये मैंने क्वेश्चन काफी क्लास में करा दिए थे। अगर देखो 3 कॉइन्स को फेंका और आपको पूछा कि ना ये एटलीस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपको 3 कॉइन्स फेंकने पे जो वो बनता है ना सैंपल स्पेस, याद है सैंपल स्पेस क्या था? सैंपल स्पेस का मतलब आउटकम्स का सेट, जो टोटल आउटकम्स आते हैं उन आउटकम्स का सेट। तो वो सेट जो है वो बनाना है और उसमें देखना है कि कम से कम 2 हेड कितनी बार आ रखे हैं। ठीक है, क्लियर है कि कराए आपको? आता है ना सबको? देखो अगर ये पूछा जाए 3 coins are tossed, find probability of getting at least 2 heads। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखना। 3 coins को फेंका तो क्या आएगा? एच एच एच, एच एच टी, टी एच एच, एच टी एच और टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी एंड टी टी टी। ये कैसे है? अब मैं कह रहा हूं कम से कम, देखो ये विजिबल नहीं होगा ना, ये अब विजिबल है। मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन है, 3 कॉइन्स को फेंका, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। तो ये आपको करना क्या है कि ना एटलीस्ट 2 हेड वाले केसेस लेना है। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है या तो 2 हेड आए या 3 हेड आए। ठीक है, तो 2 हेड या 3 हेड वाले केसेस कौन से हैं? ये केसेस है, देखो ये वाले, ये 4 केसेस जो है फेवरेबल है। तो एटलीस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स क्या आएगा? फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, ये मेरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अपना ये है कि कम से कम 2 हेड आए। तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस वो आप देख पा रहे हैं, 2004 एंड टोटल आर 8, 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी क्लास में शायद किया है, हमने 9th क्लास में। ठीक है, तो बड़ा इजी है। ठीक है, कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन ना। एटलीस्ट 2 हेड आना मतलब ये 4 केसेस फेवरेबल और टोटल अपने पास में 8 है। 3 कॉइन्स को फेंकने पे टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 8। ठीक है, तो वो फेवरेबल अपॉन टोटल लगा के आंसर निकालें। ठीक है, चले आगे। कोई डाउट है तो पूछे, कुछ नए क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। इस पेपर पे मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ, देखिएगा। स्क्रीन शेयर, ये स्क्रीन शेयर अलाउड नहीं है। चलो देखते हैं, फिर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन को। अब देखो ऐसे प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्लियर करो। फेवरेबल अपॉन टोटल है ना। अब जैसे क्वेश्चन है कि ना एक लॉटरी है जिसमें क्या है 10 प्राइजेस हैं और 25 ब्लैंक है। ठीक है, 10 प्राइजेस हैं मतलब 35 मान लो टोटल जो है वो लॉटरी थी और 10 उसमें प्राइजेस थे और 25 ब्लैंक था ना। तो अगर ये पूछा जाए कि ना एक लॉटरी हमने खींची और उसमें ना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइज, तो ऑब्वियसली फेवरेबल बाय टोटल, तो 10/35, आंसर 2/5 है ना, 2/7 सॉरी। तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना, बहुत इजी है ये, मैं करवा नहीं रहा हूँ। फेवरेबल अपॉन टोटल आपको लिखना है, उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। हाँ, सर एक बार कुछ नए क्वेश्चन कर लें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। एक सेकंड बेटा, मैं थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी को खत्म कर दूं, फिर उसके बाद में अपन वही क्वेश्चन करेंगे। ओके सर। डाइज थ्रोन ट्वाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेट। एक क्वेश्चन आपने पूछा था ना, राजस्थान एनटीएससी में आ रखा है। एक डाई को 2 बार फेंका और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर ऑफ द टाइम। तो ये क्वेश्चन हम कर लेंगे। ये राजस्थान में आ रखा है, राजस्थान एनटीएससी में आ रखा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करवाने लायक नहीं है। ठीक है ना, तो आपने, मैंने पहले करवाया था आपको उस दिन जब डिस्कशन चल रहा था, तो हमने ये क्वेश्चन किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो हरियाणा में आ रखा है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन है, स्टेज 2 का है। स्टेज 2 में आ रखा है भाई। 3 digit number filled by using 0, 1, 2, 5 without repetition or written on the different on each slip. Put in a bowl
one slip is drawn at random from the ball and probability that slip bears a number divisible by 5. यार permutation combination डिटेल में कराना पड़ेगा, ये स्टेज 2 का क्वेश्चन है, तो उसके लिए चलो कुछ है ना आगे के टॉपिक कर लेते हैं, फिर उसके बाद में कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं ना। हाँ, एक ना नई टर्म है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, ये एक तरह का रेशियो है। देखो ऑड्स ऑफ एन इवेंट, ये नया टॉपिक है। ये ऑड्स का सिंपल मीनिंग जाने, ये ऑड है ना एक रेशियो है, ठीक है। अब मैं उस रेशियो को मतलब दो ऑड्स जो है वो दो टाइप का, एक तो है ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट, इन फेवर ऑफ एन इवेंट। ये क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस। अब मैं इसका मीनिंग आपको क्लियर करता हूं। एक्चुअली इट इज द वे टू रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी, मतलब ये जो ऑड्स है ना, ये एक तरह से प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट भी करता है, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अभी थोड़ी देर रुको, आपको क्लियर होंगी चीजें, एक बार ये डेफिनेशन नोट कर लो। ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू दैट इवेंट अपॉन नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस टू दैट इवेंट, ठीक है। ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट, दूसरा ऑड मैं कह रहा हूं ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट, this is given by number of unfavorable cases upon number of favorable cases। मैंने आपको जो शुरू में बेसिक डेफिनेशन बताई है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, शुरू में जो प्रोबेबिलिटी जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने बात करी थी रैंडम एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट किया था। रैंडम एक्सपेरिमेंट की जब बात करते हैं तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालते हैं हम, ठीक है। जैसे हमने डाई को फेंका तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आ गए? 6 आ गए, ठीक है। 3 कॉइन को फेंका तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है वो 8 आ गए, ठीक है, 2 की पावर 3। n कॉइन्स को फेंकेंगे 2 की पावर n, n डाइस को फेंकेंगे 6 की पावर n। ये सब बातें हमने कर ली, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर इवेंट की, मतलब जो आपके पास में जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ रहे हैं उसमें कोई पर्टिकुलर इवेंट होगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? उस इवेंट के फेवर में जो केसेस है, फेवरेबल केसेस उस इवेंट के, और उसमें डिवाइड कर देता है टोटल नंबर ऑफ केसेस। इन दोनों के रेशियो को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, इन दोनों के रेशियो को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब प्रोबेबिलिटी को ही रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, मतलब प्रोबेबिलिटी उससे कैलकुलेट की जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा ये प्रोबेबिलिटी है, ये एक तरह का रेशियो है। वो रेशियो क्या है? फेवरेबल बाय अनफेवरेबल। फेवरेबल बाय अनफेवरेबल का मतलब है ऑड्स इन फेवर ऑफ दैट इवेंट, ठीक है। और अनफेवरेबल बाय फेवरेबल का मतलब है ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट, ठीक है। तो आपको ये क्लियर है? अगर मान लो मैंने ऐसे दे दिया इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, if odds in favor of an event is 3/11, find probability of that event, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने कोई इवेंट ई की बात की है, ठीक है। उस ई के बारे में ये कहा है इवेंट ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट का नाम भी लिख देता हूँ, चलो ई। ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट ई इज 3/11। तो हमें इनडायरेक्टली क्या दिया है? इनडायरेक्टली दिया है 3/11 क्या है? 3/11 इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, जैसे डेफिनेशन बता रही है आपको।
नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस। तो बताओ ये रेशियो 3/11 है, तो मुझे बताओ नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हुए? भाई ये रेशियो गिवन है, ये 3/11 है, बोलो रोहन। सर 3। गलत गलत। क्या होगा नीरव? नीरव सुन नहीं रहा है। नहीं पता सर आंसर। अरे यार नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस इज 3/11। तो हाँ। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो है ना 14 हो जाएंगे। अरे यार नंबर ऑफ फेवरेबल की बात कर रहा हूँ, टोटल की बात ही नहीं कर रहे अभी। नंबर ऑफ फेवरेबल की बात कर रहा हूँ मैं। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 3 नहीं होंगे, 3k होंगे, 3k। याद हाँ नहीं है भाई। क्या? दो टर्म्स का रेशियो गिवन है। सर के तो कट जाएगा ना, तो फर्क क्या पड़ रहा है? 3/14 आएगा ना। बात वो प्रोबेबिलिटी ठीक है, तेरा आंसर 3/14 आ गया, पर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अगर कोई पूछे हाँ तो 3 3 बताने हैं। बिकॉज ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको ऐसा लिखा हो, ये हाँ ना जी कहीं 55। ऐसा बना हो हाँ और हाँ। ये कट के और 3/11 आया हो। तो इन जनरल हमें अगर कोई पूछे तो आपको बताना है कि फेवरेबल केस कितने होंगे कि 3 का मल्टीपल होगा। हो सकता है 6 हो सकता है 9 हो सकता है 30 हो, कुछ भी हो सकता है 3k टाइप का। और नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस हो जाएगा 11k। तो टोटल केसेस कितने आ गए? टोटल केसेस जो है वो आ जाएंगे 3k + 11k, 14k। तो और प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E will become number of favorable cases, those are 3k, and total number of cases 14k। k से k कट जाएगा, आंसर 3/14। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि अगर ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट दे दिया मैंने 3/11, ठीक है, ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट, ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट दिया, तो नंबर ऑफ अनफेवरेबल केस फेवरेबल केसेस लिख दिया हमने, टोटल केसेस उन दोनों का सम आ गया। तो फेवरेबल बाय टोटल, ये हमारी प्रोबेबिलिटी का आंसर है। ठीक है, कर ले। इसकी पिक्स मैं भेजता हूँ बाद में। सर पिक भेजोगे? भेज देंगे, ये स्क्रीनशॉट ले लो अभी। नो सर पिक ही भेज देना। पर ये लिखना है, नोटबुक में लिखना है, चेक करूंगा मैं। मेरे को हाँ भेजना सर। है। आप ना एक उसी ग्रुप के अंदर है ना अपना होमवर्क डाल दे, मैं चेक कर लूंगा। ग्रुप के अंदर ही डाल देना सर। ग्रुप के अंदर ही डाल दो, पीडीएफ बना के। हाँ सर। सर एक बार थोड़ा क्लियर दिखा दो सर जो आपने ग्रुप पेज पे लिखा कैसे है। डालेंगे? आपने सेटिंग चेंज कर रखी है, हम लोग मैसेज थोड़ी कर सकते हैं ग्रुप पे। हाँ सिर्फ एडमिन ही कर सकता है सर, ये आप ना बहुत अरे सारे मैं चेंज screenshot कर, डाल दिए। हाँ पर मैं भी तो नहीं हूँ एडमिन। मैं कर दूंगा। ओके सर। चले आगे। सर एक बार ये, हाँ एक बार स्क्रीनशॉट लेने दो। हाँ रोहन यार तू हट गया, ये इन स्क्रीनशॉट तू हट गया। हाँ आगे देखो। अब मैं दो इवेंट की बात कर लेता हूं। देखो, ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट A and B are 2/5 and 3/7 respectively. Find probability of A plus probability of B. ठीक है, या ऐसा भी पूछ सकता है कि PA और PB में से बड़ा कौन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ B में से बड़ा कौन है ना, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर निकालना है तो क्या करना होगा, हमें वही बात करनी है भाई। A के लिए क्या कहा है कि जो ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट है वो ये है। तो A के लिए हम कहेंगे फॉर इवेंट A टोटल केसेस कितने आ जाएंगे, फेवरेबल केसेस कितने होंगे, पहले ये बताओ। 7।
अनफेवरेबल बाय फेवरेबल जो है ना, अगेंस्ट एन इवेंट कहा है ना, अगेंस्ट एन इवेंट, तो इवेंट ए के अगेंस्ट जो वो जो रेशियो है अनफेवरेबल बाय फेवरेबल, ऑड्स अगेंस्ट है ना, डेफिनेशन ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट क्या है, नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस बाय नंबर ऑफ, तो ये आपको जैसे यहाँ पे दिया है 2 बाय कितना 5 दिया है ना, तो अनफेवरेबल केसेस 2k और फेवरेबल केसेस 5k, तो टोटल कितने आ गए 7k, और फेवरेबल कितने 5k, तो अल्टीमेटली ये जो फेवरेबल केसेस है वो 5k हो चुके हैं, और टोटल के बारे में अगर मैं बात करूं तो हाँ लिंक 2k प्लस 5k ना, दैट इज 7k, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी वो हो जाएगी 5k बाय 7k, वी विल से इट इज 5 बाय 7, क्लियर है। अब फॉर बी इवेंट हम बात करें, 7 by 10 बी इवेंट के लिए मैंने कहा है कि ना 3 बाय 7 है ना, तो फेवरेबल केसेस कितने आ गए, 7 by 10 केसेस आ गए आपके पास में 7k, और टोटल कितने आ गए 10k वो 10k हो गए, 3k प्लस 7k दैट इज 10k, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 7 by 10 7k बाय 10k दैट इज 7 बाय 10, तो आपका आंसर क्या है, pa प्लस p पूछा है, तो इन दोनों को add करो। 127 by 70 ठीक है, एलसीएम ले लो, 70 एलसीएम आ गया, 50 प्लस 127 नहीं सॉरी गलत कर दी, नहीं सर सही, हाँ गलत करा है मैंने 70 19 दिया है, तो 99 बाय हाँ 20, ये आंसर है। ये बेटा ये आप दिमाग मत लगाना 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा हो सकता है भाई, दो प्रोबेबिलिटीज का सम है ये एक सिंगल प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये दो अलग अलग प्रोबेबिलिटीज का सम है, तो इट मे बी मोर देन 1, ठीक है। तो आंसर 99 बाय 70 है, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। यस सर। तो ये चीज दिमाग में डालें। अब आगे टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कल कर रहे थे ना, थोड़ा सा पीएनसी में करना पड़ेगा, हरियाणा में भी कुछ क्वेश्चन उस पे बेस्ड आए हैं। कल मैंने जो एक बात बताई थी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, उसमें किसी को डाउट है? नो सर। सिंपल सा देखो, कोई काम है, अपना बड़ा काम है, मान लो W नाम का काम, ठीक है, इसको क्या है पर्टिकुलर कुछ पार्ट में डिवाइड करना है। मान लो एक पार्ट है P1, एक पार्ट है P2, एक पार्ट है P3, एक मान लो कोई M पार्ट मैंने बना दिए। P1 को करने के N1 तरीके हैं, P2 को करने के N2 तरीके हैं, P3 को करने के N3 तरीके हैं, PM को करने के NM तरीके हैं, ठीक है। फंडा समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये में सबसे मतलब अच्छा टॉपिक माना जाता है, टफ टॉपिक माना जाता है, सर और मजेदार टॉपिक भी माना जाता है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो उनमें जो है ना क्वेश्चंस, ये जो कंसेप्ट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जिसको क्लियर हो गई ना, तो वो पूरा चैप्टर जो है बड़ा इजी बन जाता है। और पीएनसी पे बेस्ड ही चैप्टर प्रोबेबिलिटी है 11th में और 12th में, और जेई एडवांस के लिए जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना, करेंगे, उनमें बहुत स्कोरिंग है। प्रोबेबिलिटी में से 3 क्वेश्चन आता है जेई एडवांस में, और जेई मेन में भी 2, तो वो थोड़ा पीएनसी पे बेस्ड है, तो पीएनसी के कंसेप्ट हमें याद रखना। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि डब्ल्यू नाम का काम है, बड़ा काम है, मान लो उसके कुछ पार्ट है, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, हो सकता है 2 पार्ट हो, 3 पार्ट हो, 4 पार्ट, तो मैंने जनरलाइज करके एम पार्ट लिखी है। तो अगर आपको पूछा जाए कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग डब्ल्यू, नंबर ऑफ वेज ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क डब्ल्यू, कंप्लीटिंग द टास्क डब्ल्यू, डब्ल्यू को करने के वेज कितने हो जाएंगे, N1, N1 N3 NM, सबको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मैंने ये क्या बताया वो सुनो। जैसे मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था कि हॉल में एंटर करते हैं और बाहर, हाँ सर, एंटर करके बाहर आने के तरीके कितने हैं, तो आपने एक बार तो काउंट किया था, 12 वेज आए थे। फिर मैंने बताया कि देखो इस काम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, याद है ना, अंदर जाने के मैंने कहा था कि 3 रास्ते हैं, ठीक है, और बाहर निकलने के 4 रास्ते हैं। ऐसा क्यों होता है बताओ तो? आज ऐसा क्यों? नहीं होता ऐसा, सिनेमा हॉल में होता ही ऐसा। नहीं, जाने के कम रास्ते, आने के ज्यादा रास्ते, बाहर निकलने के ज्यादा रास्ते हैं, क्यों भाई? सर चूंकि आते हैं तो बाहर एक साथ सब लोग निकलते हैं ना। हाँ, आते एक एक करके, बड़ा जीके का क्वेश्चन हाँ। था ये। आते एक एक करके है ना, और निकलते साथ में, तो गेट ज्यादा हो जाता है बाहर जाने के ना।
तो क्वेश्चन मेरा ये था कि ना अंदर जाके बाहर कितने वेज में आ सकता है, तो आपने काउंट करके दिखाया, ठीक है। अब मैंने दूसरा तरीका बताया, आपने देखा 12 वेज सर आता है, एक क्योंकि और यहाँ से रीजन है नहीं वो रीजन छोड़ सर, दो। क्योंकि आते हुए ना वो सारे मतलब पॉपकॉर्न वगैरह लेते हुए आते हैं, तो वो सारा एक ही कॉमन हॉल होता है ना, तो इसलिए कम गेट होते हैं। अच्छा, चुप कर रहे हैं यार, अब इस पे आ जाओ। और बाहर अब मैं जाते कह हुए रहा हूँ सर कि वो ना, किसी को बेसमेंट पे जाना होता है, किसी को कहीं और जाना होता है। सुनो अब छोड़ो उस चीज को। अब ये कह रहे हैं कि ना अंदर जाके बाहर आने के कितने वेज हैं, तो मैंने ये कहा कि ना अंदर जाने अपना जो एक टास्क है, टास्क क्या है, अंदर जाके बाहर आना। तो आपने गिन के देखा 12 आंसर आया था, ठीक है। बिना गिने ये काम हो सकता है। हमने इस पार्ट को इस काम को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक काम था अंदर जाना, एक पार्ट है अंदर जाना, एक पार्ट है बाहर आना। तो अंदर जाने के 3 वेज, बाहर आने के 4 वेज, तो टोटल 12 वेज हो गए। ये 12 वेज क्या है? फर्स्ट गेट से एंटर करना, फर्स्ट गेट से निकलना, फर्स्ट गेट से एंटर करना, सेकंड गेट से निकलना, थर्ड से निकलना, फोर्थ से निकलना, 4 वेज ही हो गए। फिर सेकंड गेट से एंटर करना, फर्स्ट से निकलना, ऐसे तरीके के 4 वेज हो गए, ठीक है। फिर ये 4 वेज कल बता दिया था। तो ये लॉजिक को याद रखें ना। 12 तरीके कौन से हैं अंदर जाके बाहर आने के। अब मैंने कोई भी पीएनसी का क्वेश्चन बनाएंगे इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और मैंने बनाया था कि भाई n डिफरेंट टर्म्स को, डिफरेंट थिंग्स को एक रो में अरेंज करने के वेज कितने आते हैं, n फैक्टोरियल। वो कैसे आया था वो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। जैसे मान लो आपने कोई वर्ड लिखा है एंकर, है ना, इससे बनने वाले कितने वर्ड होंगे, ये क्वेश्चन था। तो वर्ड्स, इनके लेटर्स को अरेंज करके, ना क्वेश्चन ये था, नंबर ऑफ वर्ड्स that can be formed by arranging the letters, formed by arranging the letters of word anger, ठीक है। इसके लेटर्स को अरेंज करके कितने वर्ड बनेंगे। तो फंडा क्या है, देखो ना, ऐसे वर्ड बनाने बैठे तो काम चलेगा ही नहीं, कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। एक वर्ड ये है, फिर एक AEGRN है, ठीक है, फिर AERNG है, इस तरीके से कितने भी वर्ड बना दोगे। फिर EAGNR होगा, EANGR होगा, ठीक है, RAGNE होगा, ठीक है, या NAGER होगा, ठीक है। फिर कुछ भी हो सकता है ना, बात समझ रहे हो मेरी। तो हम कह रहे हैं कि ना कितने वर्ड बनेंगे, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन के लिए क्या है कि ना, एक तरीका तो ये कि ये करते रहेंगे 120 आएगा। फिर है ना कोई वर्ड मिस हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, आप पूरे तो लिख ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो पर लॉजिकली लिखते हो तो लिख पाओगे, पर उसमें टाइम बहुत कंज्यूम होगा। तो ये इतना 120 टाइम बनेंगे। कंज्यूम नहीं करना हमें क्या करना है, 5 बॉक्सेस बनाने हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 बॉक्सेस बना दिए। अब आपको ये जो डिफरेंट वर्ड बनाने के लिए करना क्या है कि इन लेटर्स को, ये लेटर्स हैं AEGNR, है ना, ये 5 लेटर हैं। इन 5 लेटर को इन 5 बॉक्सेस में फिल करना है, ठीक है। इन 5 लेटर को 5 बॉक्सेस में फिल करना है। अगर इन 5 लेटर्स को फिल करना है, एक एक बार फिल करना है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन नहीं अलाउड है। सर अगर तो रिपीटिशन अलाउड है तो कॉम्बिनेशन लगेगा ना। नहीं, बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं। रिपीटिशन अगर अलाउड नहीं है तो मैं कह रहा हूं कि इन 5 लेटर से 5 लेटर का वर्ड बनाना है, तो हम एक तरह से उनको अरेंज कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि ना इन 5 में से एक लेटर को चुना जाएगा, एक लेटर को भरेंगे यहाँ पे। इस बॉक्स को फिल करने के वेज देख लेते हैं। मेरा काम था इन 5 बॉक्सेस को फिल करना। मैंने मेरे इस बड़े टास्क को एक छोटे छोटे 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक ये वाला बॉक्स फिल करना, एक ये वाला बॉक्स फिल करना, एक ये बॉक्स फिल करना, ये बॉक्स फिल करना। तो अल्टीमेटली 5 टास्क में हमने डिवाइड कर लिया। तो पहला टास्क को कंप्लीट करने के वेज 5 है, ठीक है। मान लो इन 5 में से कोई एक लेटर उठा के यहाँ भर दिया। अब जो यहाँ भरा है वो यहाँ नहीं भरना, ठीक है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो हमने क्या किया, इस बॉक्स को फिल करने के वेज देखे, दैट दोज आर 4। इस बॉक्स को फिल करने के 3 वेज, 120 120। तो मैंने ना उसके हिसाब से क्या किया कि ना एक कंसेप्ट ये बना दिया कि सारे के सारे डिफरेंट लेटर अगर हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग
n different things in a row, n different things या objects, ठीक है, या elements, कुछ भी, ठीक है, in a row is equal to n factorial, ठीक है। n अलग अलग लेटर्स को, n अलग अलग लोगों को एक रो में अरेंज करना n फैक्टोरियल बेस, ठीक है, लिख ले, ठीक है। तो एंगर वर्ड से इतने लोग, इतने मतलब जो है ना वर्ड बनेंगे इनके लेटर्स को खाली अरेंज करके, है ना। अब इसके साथ ही एक पॉइंट और लिख लो, अगर मान लो इनमें कहीं रिपीटिशन, इनमें मान लो कहीं रिपीटिशन आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो n 2 बार आ जाए, ठीक है, या जैसे एक वर्ड देख लो बनाना वर्ड है, उसके अंदर n 3 बार है ना। तो ऐसा अगर कोई वर्ड है, ऐसा अगर कोई वर्ड है तो हमें क्या करना है वो समझते हैं, देखना ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n things in a row in which p are alike things of one kind, q are other alike things of second kind, है ना। इस तरीके से चल रहा है, तो उस टाइम पे टोटल नंबर ऑफ वेज जो है वो ये आएगा n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल। और भी है, मान लो r कोई और अलाइक थिंग्स हैं जो थर्ड काइंड की हैं, तो यहाँ पे r फैक्टोरियल भी आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन से इस चीज को समझाता हूँ। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये समझें कि ना कोई अपना वर्ड है जिनमें क्या रिपीटिशन दी है, अगर ये कहा जाए कि भाई एक वर्ड है अपना बनाना की बात कर लेते हैं, बनाना वर्ड की अगर बात करें तो बनाना वर्ड से कितने वर्ड्स बनेंगे, बनाना वर्ड से कितने, इनको आपस में अरेंज करके लेटर्स को ना, एक अनाबा बन जाएगा ना, ऐसे कुछ ऐसा बन जाएगा, एक ऐसा बन जाएगा, मतलब इस टाइप से वर्ड कितने बनेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बनाए जा सकते हैं ना, नाना बा ऐसे बना दें कुछ भी, तो ये वर्ड कितने बनेंगे ये क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, टोटल लेटर कितने गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन डिवाइड क्या करना है बताएं, डिवाइड करना है 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर है। सर एक बात पूछूं? सर आपका ये 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल कैसे आया? वही तो बताया यहाँ पे, ये देखिए क्या लिखा है, n थिंग्स है टोटल, n थिंग्स को अरेंज करना है, n थिंग्स को एक रो में अरेंज करना है, इन विच p आर अलाइक थिंग्स ऑफ वन काइंड, q आर अलाइक थिंग्स ऑफ अदर काइंड, सेकंड काइंड, दूसरी काइंड की अलाइक थिंग्स है, और r कोई तीसरी काइंड की भी अलाइक थिंग्स है। तो जो जो अलाइक है उनके उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे अलाइक कौन कौन है, देयर आर 3 a's एंड 2 n's ना, इसमें क्या है 3 तो a's है और 2 n है, तो p की वैल्यू ये हो गई, q की वैल्यू ये हो गई, ये आ गया, ठीक है। और देख लेते हैं डिफेंस, एक बार डिफेंस का देखो। किसका डिफेंस? डिफेंस डिफेंस की स्पेलिंग DEFENCE। हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, D एक है, E कितने है, 3 3 E है, और कोई रिपीट हो रहा है,
नहीं और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, खाली 3 ईज रिपीट हो रहे हैं ना। टोटल तो किनो कितना है? 1 2 7 3 फैक्टोरियल 4 अपॉन 3 5 फैक्टोरियल। बिल्कुल, दिस इज द आंसर। तो डिफेंस वर्ड से टोटल इतने बनेंगे। आपको मैंने फैक्टोरियल याद रखने के लिए बोला है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, ये कभी काम आ जाए तो ठीक है, बताएंगे बाद में 1 क्या है। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 है, 3 फैक्टोरियल 6 है, 4 फैक्टोरियल 24 है। ठीक है, कल भी बताया था, उससे पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे, दिमाग में घुसे। सॉरी, 5 फैक्टोरियल इतना आया, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू 5040। सर आपको इतनी सारी फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे याद है? निकाल लो ना। देखो n फैक्टोरियल को ऐसा लिखा जाता है n इंटू, वैसे तो ये बताया था 1 2 3 4 इस तरीके से ना n तक, हाँ इसको उल्टा लिख दो, इसको उल्टा लिखना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये n है, ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बनेगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये जो n फैक्टोरियल है ना, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको रीड क्या करते हैं? फैक्टोरियल ना, ये जो है n, इसको पढ़ा जाता है n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल ऑफ n। ठीक है, n फैक्टोरियल रीड करते हैं। n फैक्टोरियल का मीनिंग है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का वैसे मीनिंग बताया था कि शुरू के n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल लॉजिक था। ठीक है, 0 फैक्टोरियल की डेफिनेशन मैं दे सकता हूँ। 0 फैक्टोरियल की डेफिनेशन यहां से आएगी, क्योंकि देखो आप समझ पा रहे हैं कि n माइनस 1 फैक्टोरियल को ऐसा लिखा जा सकता है। ये देखो ना, यहां से ये डेराइव किया हमने, क्योंकि देखो ये n फैक्टोरियल को ऐसा लिखते हैं और इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दे तो ये आ जाएगा। और ये क्या है? ये है शुरू के n माइनस 1 नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल है, वो लिख दिया। n माइनस 1 फैक्टोरियल का नया फॉर्मूला बन गया, दैट इज n फैक्टोरियल बाय n। ठीक है, अब n को अगर यहाँ पे आप मान लो डाल दें, 1 डाल दें, तो क्या आ जाएगा? 0 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये ऐसा बन जाएगा 1 फैक्टोरियल बाय 1। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो 1 बाय 1 कितना आया? 1 आया। ठीक है, वैसे अभी 0 फैक्टोरियल कुछ काम नहीं आना, कभी काम आएगा तो आप बोल देना कि 1 होता है। ठीक है, बाकी ये आपको बता ही दिए, ये सारे आपने कर ही दिए। ठीक है, तो याद रखें ये। ठीक है सर, पर एक बात बोलूं? सर जो ये आपने लिखा है n फैक्टोरियल इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल, सर पर अगर तो इसमें n की वैल्यू अगर तो 2 पुट करो तो 2 आ जाता है, पर 5 पुट करो तो 120 आता ही नहीं है। आता है ना, क्या करें बता? 5 पुट करें क्या? हाँ कर देते हैं, 5 पुट कर दिया। 5 पुट करने पे ये आएगा ना, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। हाँ, अच्छा फिर 4 फैक्टोरियल की वैल्यू पुट n को 5 लिखा, समझ गया। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 है, 24 है तो कितना आया? 120। ओके सर। ठीक है, तो ये बातें याद रखें और ये जो कंसेप्ट बताया वो याद रखें। अब देखो इसका फायदा क्या है। एक चीज और करते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम सबको क्लियर है ना? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में किसी को डाउट तो नहीं है कोई? नो सर। मल्टीप्लिकेशन का सर यूज बहुत एक ज्यादा है सेकंड। यार, पहले मेरी बात सुन लो ना एक बार यार। ओके सर। तो फिर बाद में बात करना ना, मैं जब कहूँ डाउट तो पूछ लेना। हाँ, देखिए ध्यान से, देखो कुछ ना क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लो ना आपको ये कहा गया कि ना नंबर ऑफ नंबर्स that can be formed by digits, number of क्या देते हैं 3 digit numbers ना, थोड़ा ये ऐड करना पड़ेगा। number of 3 digit numbers that can be formed by digits 1 2 3 4 7। ठीक है, कितने बनेंगे ना? सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि भाई
आप नंबर ऑफ नंबर्स बनाना चाहते हैं, इनसे कितने नंबर बनेंगे, टोटल नंबर कितने बनेंगे अगर रिपीटिशन अलाउड है। पहला क्वेश्चन है इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ये दूसरा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है रिपीटिशन इज अलाउड। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखो डिजिट्स कौन से हैं आपके पास में, 1 2 3 4 7, ठीक है। इन डिजिट से नंबर बनाने, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो ऑब्वियसली इस बॉक्स को फिल करने के वेज कितने होंगे, इस बॉक्स को फिल करने के वेज कितने होंगे, इस बॉक्स को फिल करने के वेज कितने होंगे। तो इस बॉक्स को फिल करने के वेज कितने हैं, यू नो डिफरेंट है ना ये, बताओ इस बॉक्स को कितने वेज में फिल किया जाएगा? इसको फिल किया जाएगा 6 वेज में। अरे भाई कितने हैं, सर 5 अच्छा हाँ सॉरी इस बॉक्स को फॉर 20 वेज में, हाँ फॉर इस बॉक्स को 60 वेज 3 में। तो ये आपका आंसर आना है कितना आया देखो, 20 60। 60 आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, रिपीटिशन जब अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड होने का मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर भी चलेगा और ये वाला नंबर भी चलेगा, ठीक है, ये वाला नंबर भी चलेगा, ठीक है, इस टाइप के नंबर चलेंगे। तो इन डिजिट से बनने वाले नंबर की बात कर रहा हूं। तो अब देखो ना, इस बॉक्स में फिल करने के 5 तरीके हैं, ये वाले बॉक्स में भी फिल करने के तो 5 वेज ही हैं, क्योंकि जो यहां भरा वो भी यहां भरा जा सकता है, और इस बॉक्स में भी फिल करने के 5 वेज है। तो टोटल 125 नंबर आए। 125 रिपीटिशन अगर अलाउड है तो हर बॉक्स को फिल करने के n तरीके हो गए, अगर डिजिट भरने लायक है तो ना। तो अल्टीमेटली 5 डिजिट थे जिनमें कोई भी जीरो नहीं है, तब उस टाइम पे हम ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो 125 ऐसे नंबर आएंगे, मतलब इन डिजिट से बनने वाले टोटल नंबर अगर आप काउंट करेंगे 3 डिजिट के तो 125 होंगे। वो डिजिट जिनमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है, आई मीन टू से ऐसे नंबर की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 1 3 7 1 4 7 7 1 4 7 1 2, ठीक है। इस टाइप के जो नंबर गिनोगे ना, ये आएंगे 60। और इस टाइप के नंबर में अगर ये वाले नंबर भी मिला लोगे, ये वाले नंबर भी मिला लोगे, ये वाला नंबर भी मिला लोगे, ये वाला नंबर भी मिला लोगे, ये नंबर भी मिला लोगे, तो इन सारे नंबर्स को जब मिला लोगे तो नंबर हो जाएंगे 120। बात समझे मेरी? मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ इन 5 डिजिट से बनने वाले टोटल नंबर की बात कर, तो वो ये आएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को ऐसे प्रोबेबिलिटी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ये कैसे बना सकते हैं, वो आप समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको खाली ये कहा जाए कि ना a number is selected at random from all possible 4-digit numbers formed by digits 1 2 3 4 5 6, ठीक है। Find probability that its all digits are different। क्वेश्चन को मैंने 2 क्वेश्चन को एक साथ कंबाइन कर दिया है। पिछले जो 2 क्वेश्चन किए हैं ना, उन दोनों क्वेश्चंस को डिवाइड करना है, उन दोनों के आंसर्स को डिवाइड करना है। लॉजिकली समझो कि अगर ऑल नंबर की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब रिपीटिशन अलाउड है। ऑल नंबर्स की जब बात कर रहे हैं, 4 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं, तो आप है ना जब टोटल नंबर ऑफ काउंट करेंगे, देखो क्या है कि टोटल नंबर्स कितने बनेंगे, तो 4 बॉक्सेस को फिल करना है। देखो 6 डिजिट, इन 6 डिजिट से बनने वाला नंबर चाहिए और इन 4 बॉक्सेस को फिल करना है।
तो इस बॉक्स को फिल करने के तरीके कितने हैं? 6 इस बॉक्स को 5 6 फैक्टर हाँ 6 सर समझ क्यों नहीं रहे यार? समझ गए सर समझ गए। कर क्या रहे हो तुम? मैंने कहा है कि अगर टोटल नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ऑल पॉसिबल 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय डिजिट्स। सर रिपीटिशन अलाउड है? आप लॉजिकली समझो खुद। अगर आपको कहा है सारे नंबर का मतलब होता है रिपीटिशन अलाउड है, ठीक है। और मैंने पूछा ये है कि उन नंबर्स को आपने चुना, उन नंबर्स में से कोई एक नंबर रैंडमली चुना, अब वो रैंडमली चुने हुए नंबर में डिजिट रिपीट ना हो, प्रोबेबिलिटी दैट इट्स ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट, इट मींस उसके अंदर रिपीटिशन नहीं है। मतलब आपने किया तो क्या कि इन नंबर्स है, ये नंबर्स है आपके ना, ये नंबर है, एक ये नंबर है, एक 5162 है, एक 1222 है, एक 1561 है, ठीक है। इस टाइप के सारे नंबर आप निकाल लो जिनमें रिपीटिशन भी है। जैसे देखो ये नंबर भी है, इसमें कहीं पे ये नंबर भी होगा, कहीं पे ये वाला नंबर भी होगा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ ये सारे नंबर्स की। इन सारे नंबर्स में से मैं रैंडमली एक नंबर चुनूंगा, तो मैंने टोटल नंबर ऑफ केसेस जो मेरे को निकालने हैं इस क्वेश्चन के अंदर, टोटल नंबर्स या टोटल नंबर ऑफ केसेस की जब मैं बात करूं वो 6 की पावर 4 आएगा। टोटल नंबर ऑफ केसेस विल बी 6 टू द पावर 4। इसमें किसी को डाउट है? टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है वो 6 की पावर होगा, क्योंकि हमें इन 6 डिजिट से वो नंबर बनाने हैं, ठीक है। तो पहला बॉक्स भी 6 वेज में, दूसरा भी 6 वेज में, 6 की पावर 4 टोटल वेज। अब फेवरेबल केस ये है कि ना नंबर में डिजिट रिपीट ना हो, डिजिट्स आर डिफरेंट। इसका मतलब वी हैव टू चूज दिस टाइप ऑफ नंबर, दिस काइंड ऑफ नंबर वी हैव टू सिलेक्ट दिस काइंड ऑफ नंबर। ये वाला नंबर भी ले सकता है, ठीक है। इस टाइप के नंबर में डिजिट्स डिफरेंट है। अब ऐसे काउंट करने थोड़ी बैठेंगे। अब फेवरेबल केस का मतलब क्या हुआ कि जिनमें डिजिट्स डिफरेंट है। फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस का मतलब हुआ वो नंबर जिनमें डिजिट्स डिफरेंट है। तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस इस क्वेश्चन के लिए क्या बनेगा? फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस जो है वो बन जाएगा, 4 बॉक्सेस हैं उनको फिल करो। इस बॉक्स को फिल करने के 6 वेज हैं, क्योंकि मेरे क्वेश्चन के लिए मेरे पास में है क्या, मेरे पास में है ये 6 डिजिट है, इनमें से मेरे को ये बॉक्स फिल करना है। तो इस बॉक्स को फिल करने के तो 6 वेज हो गए, पर जो यहाँ भरा है वो यहाँ नहीं भरना, तो 5 वेज हो गए। जो यहाँ भरा है वो यहाँ भी नहीं भरना, तो ये 4 वेज हो गए। इस बॉक्स को फिल करने के 3 वेज। बात समझ रहे हैं? रिपीटिशन अगर अलाउड नहीं है तो वो मेरे फेवरेबल केस है। तो टोटल जो मेरा आंसर होगा, फेवरेबल केस आपके ये आ गए और टोटल केसेस वो थे, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 6 से 6 को काट देते हैं, फिर ये 3 से ये कटा, ये 2 आया, ये 2 से ये कटा, ये 2 आ गया ना, तो ऊपर आ रहा है 10, नीचे आ रहा है 36। एक और काट दो, 5/18। समझे बात को? और करें ऐसे क्वेश्चन? चले आगे। यस सर। लॉजिक को समझो, रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। लिख लो अच्छे से। चले आगे चले। देखो अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं भाई।
ठीक है, ये थोड़ा इजी लेवल था, ठीक है, अब अच्छा लेवल पे ले जा रहे हैं, मतलब समझ में आएगी चीजें, है ना, मतलब आप है ना जेई एडवांस वाले क्वेश्चन भी कर दोगे, जेई मेन वाले भी कर दोगे, बस ये कंसेप्ट जो है वो आपको अच्छे से समझना है। जो मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूँ, अभी तक मैंने खाली मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपको समझाई है कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का मतलब अगर हमें क्या करना है, कोई बड़ा टास्क है, उस बड़े टास्क को छोटे पार्ट में डिवाइड करना है, और छोटे पार्ट में डिवाइड करने के बाद में आप क्या करेंगे, इंडिविजुअल पार्ट को करने के वेज देखोगे, इंडिविजुअल पार्ट्स को करने के वेज देखोगे और उनको मल्टीप्लाई करोगे ना, इंडिविजुअल पार्ट को करने के वेज को मल्टीप्लाई करना है। और एक मैंने साथ में ना एक एडिशन थ्योरम भी लिखाई थी, वो आपको याद है? एडिशन थ्योरम क्या थी? लास्ट या उससे लास्ट क्लास में करी थी हमने। एडिशन थ्योरम क्या है? एडिशन थ्योरम है कि एक काम है W1 को करने के मतलब N1 वेज है, ठीक है, और W2 एक दूसरा काम है, उसको करने के N2 वेज है, ठीक है। आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए, नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग W1 और W2, ठीक है, W1 या N1 plus N2 वो N1 plus N2 होंगे। मैंने एक परफेक्ट एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था मार्केट जाओ, एक पेन या एक पेंसिल ले आओ, तो मेरा काम कितने तरीके से हो सकता है? मैंने कहा था कि वहां पे पेन जो है 5 टाइप के अवेलेबल है, पेंसिल 4 टाइप की अवेलेबल है, तो आपने कहा कि पेन खरीदेंगे तो 5 तरीके से पेन खरीद लेंगे, मतलब टोटल आपको दिख रहा है कि 9 वेज है, 9 डिफरेंट वेज में मेरा काम हो जाएगा। अगर मैंने ये कहा पेन या पेंसिल लेके आओ, यानी कोई एक चीज लेके आनी है आपको, ठीक है, तो उस केस में आपने देखा कि पेन खरीदने के 5 वेज हैं और पेंसिल खरीदने के 4 वेज हैं, तो 9 वेज हो, ठीक है। 9 वेज कौन से हुए वो आपको मैंने एक्सप्लेन किया था उस दिन, क्लियर है ना वो बात मेरी? मतलब ये है कि आप है ना या तो सेलो का पेन ले आओगे, ठीक है, या नटराज की पेंसिल ले आओगे, ठीक है, या रेनॉल्ड का पेन ले आओगे, इस तरीके के 9 वेज हैं ये ना। और मैंने कहा था पेन या पेंसिल लाना है, तो पेन या पेंसिल लाने के जो वेज हैं वो ये है, ठीक है। पेन एंड पेंसिल दोनों लेके आना है, पेन एंड पेंसिल लेना है तो क्या था, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगी। अब मेरे काम के 2 पार्ट है, एक पेन लेना एंड एक पेंसिल लेना, तो मेरे काम के 2 पार्ट है, तो उन दोनों पार्ट को करने के इंडिविजुअल वे देख लेंगे। पेन लाने के तरीके 4, पेन लाने के तरीके 5 हो गए मान लो, पेंसिल लाने के 4 तरीके, तो 5 into 4, तो उस टाइम पे आंसर 12 आएगा, 20 आ जाएगा। पेन एंड पेंसिल लाने के वेज कितने होंगे? 5 into 4 दैट इज 20। अब 20 वेज क्या है वो आप समझ सकते हो कि सेलो का पेन ले लिया, नटराज की पेंसिल ले ली, ठीक है, रेनॉल्ड का पेन ले लिया, अप्सरा की पेंसिल ले ली, ऐसे करके ये टोटल 20 वेज बनने हैं। इस टाइप के पेयर जब आप देखोगे 20 बनेंगे, ये देखोगे तो 9 बनेंगे, ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। समझ गए मेरी बात को? कोई डाउट है? नहीं है ना? एडिशन थ्योरम क्या है? W1 या W2 को करना है तो दोनों को करने के वेज को ऐड कर देंगे, सिंपल कंसेप्ट है बहुत। चले आगे? हाँ बताओ भाई, किसी को डाउट है तो पूछें। उत्तम है क्लास में? उत्तम क्लास में ही नहीं है। अक्षत सर। अभी और क्लास है क्या आपकी? हाँ सर 2 बजे। ठीक है, 2 बजे है। 2 बजे मेरी भी क्लास है। एक क्वेश्चन लिखो कल करके ले आना। नंबर ऑफ 4 डिजिट numbers that can be
formed by digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. क्वेश्चन ये है, साथ में लिखा इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है. ये लिख लो, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है. एक और क्वेश्चन लिख लो, नंबर ऑफ वर्ड्स that can be formed by letters of word equation in which repetition is allowed. नहीं, all the consonants occur together. देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, सोचना इसमें क्या करना चाहिए. ओके सर, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है. इसमें जीरो के बारे में ध्यान रखना, जीरो पहली पोजीशन पे नहीं आना चाहिए. जीरो मस्ट नॉट कम इन द फर्स्ट पोजीशन. अगर फर्स्ट पोजीशन पे जीरो आ गया तो 4 डिजिट नंबर रहेगा ही नहीं, तो वो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा. इसलिए ये बात को दिमाग में रखना है, उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है. बाय सर. करते हैं ना. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका. क्लास ओवर हो गई क्या?